रहली सदरी वयस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हसन रज़ा और आज का हमारा लेक्चर कोरोयन पे है। तो इस लेक्चर में हमने सीखना क्या है, हमने कोरोयन और इंट्रोडक्शन ऑफ कोरोयन हम सीखेंगे इस लेक्चर में। और फिर हम कोरोयन जो है इसको समझने के लिए जो इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी है, हम उस इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आए हम शुरू करते हैं जी। तो सबसे पहले हम कोरोयन को डिफाइन करते हैं, कोरोयन को समझते हैं कि ये कोरोयन है क्या। एक तो हमारे पास जो डेफिनेशन दी हुई है हमारे सिलेबस में, किसी भी बुक में आप उठा के देख लें, एक डेफिनेशन दी हुई है, दैट इज कॉल्ड एज द स्लो एंड केमिकल डिकम्पोजिशन या केमिकल डिके ऑफ metals by the action of its surrounding medium is called corrosion। हम डेफिनेशन जो है इसको लिख लेते हैं ताकि हम इसको रिलेट कर पाए किसी भी जगह पे जब हम कोरोजन के कॉन्सेप्ट को और जो है इलेबोरेट कर रहे हो। तो क्या डेफिनेशन है, द स्लो या इट इज द स्लो एंड केमिकल डिके। बच्चों बात याद रखनी है, केमिकल डिके, केमिकल डिके ऑफ metals by the action of surrounding medium is called corrosion। by the action of surrounding medium is called corrosion। okay, slow and chemical decay of metals by the action of their surrounding medium is called corrosion। तो अब हम समझते हैं जी कि corrosion जो है इसमें या किसी और डिके में क्या डिफरेंस है। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है वो ये मेटल्स के पीसीज पड़े हुए हैं। ओके, आपके पास अगर मैं समझाने के लिए बात करूं तो हमने आयरन ले लिया, स्टील ले लिया। स्टील चूंकि प्योर मेटल नहीं है, वो तो आयरन की ही एक कमर्शियल फॉर्म है। तो हम जो है वो सोडियम मेटल का पीस ले लेते हैं एक, फॉर इंस्टेंस। ठीक है, हमारे पास आयरन है, हमारे पास एल्यूमिनियम जो आजकल बहुत ज़्यादा घरों में यूज़ हो रहा है। उसके बाद हमारे पास जो है कोई और मेटल, कॉपर, विच इज़ आल्सो यूज्ड इन आवर डेली लाइफ। उसके बाद सिल्वर और एक और हम मेटल ले लेते हैं, दैट इज गोल्ड। ये भी हम सब की देखी भाली हुई मेटल्स हैं, ये सारी की सारी। जब से पैदा हुए हम लोहे के साथ वाकिफ हैं, एल्यूमिनियम के साथ पिछले चंद सालों से बहुत ज्यादा वाकिफ हो गए हैं, कॉपर के साथ भी इसी तरह से, जिसको हम आम जुबान में तांबा कहते थे, उसके साथ भी अच्छी तरह से वाकिफ हैं। फिर चांदी, सिल्वर जो है उसके साथ भी हम वाकिफ हैं। उसकी वजह जो है वो ये तो है ही कि इसके यूजेस कमर्शियली बहुत ज़्यादा हैं, बट इसका हमारे कल्चर के साथ बहुत गहरा रिलेशन है। और सोने का भी, ऑर्नामेंटल, ये दोनों जो हैं वो मेटल्स हैं। कॉपर भी इनके साथ जो है वो कहीं ना कहीं यूज हो जाता है। तो अब आपके पास इतनी मेटल्स हैं, हमने सीखना है जी कि ये कौन सा डिके कोरोजन कहलाता है, कौन सा डिके कोरोजन कहलाता है। हम सोना लेके जाते हैं सुनार के पास, गोल्ड स्मिथ के पास, जिसको सुनार कहा जाता है। तो उसको हम कहते हैं जी कि इस सोने को पिघला के आप हमें ये डिजाइन की अंगूठियां बना दें, या हमें ये लॉकेट बना दें, या ये हमें चूड़ियां बना दें। तो वो क्या करता है, गोल्ड स्मिथ उसको मेल्ट करता है सोने को। ठीक है, अब वही गोल्ड आपके पास क्या है, मोल्टन फॉर्म में है। अब मोल्टन फॉर्म में उस गोल्ड को वो ढाल के अपनी मर्जी से कोई भी जो है वो मोल्ड्स में डाल देता है। ठीक है, या किसी भी कास्ट में डाल देता है। अब ये जो कास्टिंग्स में उसने नए डिजाइन्स पे आपको जो वो सोना है वो मोल्ड करके दे दिया है, तो बीच में ये जो मोल्टन स्टेट आई थी, क्या ये उसका डिके था? ऐसा नहीं है। उसने बात की थी केमिकल डिके की, स्लो एंड केमिकल डिके। हम क्या कर सकते हैं जी, सोने को आप लोगों ने सॉरी आयरन को, लोहे को आप लोगों ने देखा होगा, वो कुछ वीडियोस भी जो है वो सोशल मीडिया पे फिर रही होती हैं कि हम वो देखते हैं, जैसे वो बर्फ वाली मशीन होती है, उसमें बर्फ डालते हैं तो फौरन ही क्या होता है, वो उनका चूरा करके बर्फ का इतने बड़े ब्लॉक का हमारे हाथ में पकड़ा देती है।
इसी तरह आप लोगों ने ये वीडियोस देखी होंगी कि किस तरह बड़ी बड़ी गाड़ियां, ट्रेलर, उनके स्क्रैप पड़े होते हैं, वो एक बड़ी सी मशीन में डालते हैं, दूसरी तरफ जाके देखते हैं तो पाउडर बना होता है उस सारे लोहे का, तो वो क्या डिके है। ठीक है, फिर एल्यूमिनियम हमारे घरों में आती है। हम ज्यादातर जो है वो अब एल्यूमिनियम बहुत ज्यादा यूज होने लगी है जब से जो है ये ग्लास वर्क हमारी बिल्डिंग्स में बढ़ता गया है। क्योंकि पहले इतना ग्लास वर्क नहीं था, तो जब से ग्लास वर्क बढ़ रहा है हमारे पास एल्यूमिनियम का यूज दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। ओके हो गया। अब एल्यूमिनियम की वो जो काटने वाली मशीन होती है, अगर आपने वो देखी हो तो वो किस तरह से, जैसे आरी काटती है लकड़ी को तो वो चूरा सा गिर रहा होता है ना, इसी तरह से एल्यूमिनियम का चूरा गिर रहा होता है। ठीक है, तो ये सारे डिकेज कौन से हैं? फिजिकल डिकेज हैं। ये सारे कौन से हैं? फिजिकल डिकेज हैं। इन डिकेज को हम कोरोजन नहीं बोलते। ये सारे डिकेज कौन से हैं? फिजिकल डिकेज हैं। ठीक है, अब आपके पास ये सारे डिकेज फिजिकल हैं, तो फिर केमिकल डिके कौन सा है? केमिकल डिके बच्चों ये है कि आप लोगों की चूंकि सेकंड ईयर में एज जो है वो मिनिमम भी अगर हुई तो 16 ईयर्स होगी। ओके, मींस कि अगर बच्चा 3-4 साल का भी पढ़ने लग जाता है तो सेकंड ईयर तक पहुंचने में उसकी मिनिमम एज जो है वो 16 ईयर्स होती है। अब आपकी जो 16 ईयर्स एज है उसमें इसका मतलब है कि आपकी कोई 12 से 13 साल जो है वो होशो हवास की जिंदगी है। उस होशो हवास की जिंदगी में आपने देखा होगा आपकी बहुत सारी चीजें घर में चेंज हुई होंगी। ठीक है, लाइक आपके मेन गेट की हालत चेंज हुई होगी। ओके, अगर आपकी और कहीं आयरन की चीजें लगी हुई हैं वो चेंज हुई होंगी। आपके घर में वॉशरूम्स की टूंटियां चेंज हुई होंगी। ऐसा क्यों होता है? वो क्यों चेंज होती हैं? जब हमने उनको कुछ कहा नहीं, हम जस्ट उनको इस्तेमाल कर रहे थे, तो एकदम क्यों जरूरत पेश आई कि वो चेंज होगी? मे बी आपकी गाड़ी भी, बाइक भी इतने अरसे में 1 या 2 चेंज हो चुकी हों। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा असल में इसलिए होता है कि ये सारी चीजें हमने आयरन की, मेटल की बनाई होती है। ठीक है, आयरन की किसी और कमर्शियल फॉर्म की चीजें आपके पास मौजूद हो सकती हैं, एल्यूमिनियम की चीजें आपके पास मौजूद हो सकती हैं, कॉपर की चीजें आपके पास मौजूद हो सकती हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता असल में होता क्या है कि हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद जो गैसेस हैं, ठीक है, उनके असर से आप लोग देखते हैं कि हम लोग हर साल या एक साल से दूसरे साल क्या करते हैं, अपने घरों में पेंट्स करवाते हैं। अपने जितने भी डोर्स होते हैं, जो आयरन की, लोहे की जितनी भी चीजें होती हैं उनको पेंट्स करवाते हैं। वो क्यों पेंट करवाते हैं? उसकी वजह असल में ये होती है कि जो आयरन के ऊपर एटमॉस्फेयर का इफेक्ट पड़ रहा था, आयरन के ऊपर एटमॉस्फेयर का जो इफेक्ट पड़ रहा था, और उससे आयरन आपका आहिस्ता आहिस्ता बदसूरत होता जा रहा था। ठीक है, बदसूरत होने के साथ साथ वो कमजोर भी होता जा रहा था, तो हम इसलिए पेंट करते हैं ताकि वो खराब ना हो। ठीक है, ये जो खूबसूरती का, पेंट का जो खूबसूरती का पहलू है, ये बाद में आया था। इससे पहले सिर्फ पेंट का मकसद हमारी मेटल्स को बचाना ही था। खैर, तो केमिकल डिके कौन सा होता है? ये जो घरों में हमारे पास गेट्स में आपने देखा होगा, आहिस्ता आहिस्ता वो नीचे, गेट के नीचे नीचे जो है क्या होता है, सुराख बनना शुरू हो जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता हमारा गेट। हालांकि वहां पे कौन सा कोई चीज उसके साथ रगड़ खाती है, चूंकि वो एटमॉस्फेयर में खुले में होता है। ठीक है, तो गैसेस और ह्यूमिडिटी, वाटर जो है वो उसके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं। तो अगर कभी उन्हें मौका मिल जाए कि पेंट के अंदर से वो आयरन के साथ अटैच हो जाए, वाटर और गैसेस, तो हमारा जो गेट है वो आहिस्ता आहिस्ता से टूट फूट का शिकार होना शुरू हो जाता है। दैट इज कॉल्ड एज कोरोजन। अब एक और चीज जो कि छोटी क्लासेस का कॉन्सेप्ट है, और वो कौन सा है? व्हाट इज रस्टिंग? व्हाट इज रस्टिंग? तो बच्चों, आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि हर मेटल की कोरोजन रस्टिंग नहीं कहलाती। आप लोग रस्टिंग को कोरोजन के साथ कभी भी मिक्सअप ना कीजिएगा। जस्ट कोरोजन ऑफ आयरन, सिर्फ आयरन की जो कोरोजन है, कोरोजन ऑफ आयरन इज कॉल्ड रस्टिंग। ठीक है, अब समझ आई कि आपके पास रस्टिंग जो है ये क्या है। रस्टिंग हम कोरोजन के नहीं बोलते, बल्कि कोरोजन ऑफ आयरन जस्ट कॉल्ड एज रस्टिंग। ओके, अब कोरोजन ऑफ आयरन जो है इसको हम रस्टिंग बोलते हैं। उसकी वजह क्या है कि जब आपने अगर कभी देखा है कि आपके घर में जो है वो कोई गेट है या कोई भी ऐसी चीज है जो लोहे की है, ठीक है,
उसको पेंट नहीं किया हुआ, तो कुछ ही अरसे के बाद हम देखते हैं कि वो जो लोहा है उसका कलर जो होता है वो सुर्खी माइल होता है, रेडिश ब्राउन कलर होता है, जैसे ईंट का कलर होता है। ठीक है, वो जो कलर है उसको आप लोगों ने ये सुना भी होगा, कलर का नेम रस्ट कलर। उसको रस्ट, उस कलर की वजह से इसको जो है वो रस्ट कहा जाता है, जंग कहा जाता है। तो आपके पास जो कोरोजन ऑफ आयरन है उसमें सिर्फ ये कलर होता है, इसलिए इसको रस्टिंग बोलते हैं। क्लियर हो गया। उसके बाद वो बोलते हैं जी कि हमारे पास ये जो केमिकल डिके है, इस सराउंडिंग मीडियम को अगर हम फॉलो करें कि व्हाट इज द सराउंडिंग मीडियम, तो हमारे पास जो है वो दो केसेस हो सकते हैं। वो दो केसेस कौन से हो सकते हैं कि आपके पास एयर में मौजूद गैसेस हैं और आपके पास सराउंडिंग मीडियम में मौजूद वाटर भी साथ है, वाटर प्लस एयर है। ओके, तो आपके पास कोरोजन के दो केसेस हो सकते हैं। अब वो जो कोरोजन के दो केसेस हैं वो क्या हैं, उनके ऊपर अगर हम जो है डिटेल से उनको हम डिस्कस करें, तो आपके पास फॉर एग्जांपल ये एक मेटल पड़ी हुई है। ठीक है, तो इस एयर में क्या चीजें मौजूद हैं, ऑक्साइड्स मौजूद हैं। ठीक है, कार्बोनेट्स मौजूद हैं और आपके पास जो है सल्फाइड्स मौजूद है। अच्छा, ये एयर के अंदर कार्बोनेट, सल्फाइड्स और ऑक्साइड्स, ऑक्साइड्स तो खैर होते हैं, मीन्स के कार्बन के ऑक्साइड्स हैं, सल्फर के ऑक्साइड्स हैं, बट सल्फाइड्स एज सच एयर में मौजूद नहीं होते। ये होता क्या है, आपके पास ये कार्बोनेट मीन्स के कार्बन ऑक्साइड्स होते हैं, आपके पास O2 ऑक्सीजन होती है और आपके पास सल्फर होती है। ठीक है, सल्फर मेटल के साथ मिलके सल्फाइड्स बनाती है, ऑक्सीजन ऑक्साइड्स बनाती है और कार्बन के ऑक्साइड्स कार्बोनेट्स बनाते हैं। ठीक है, अब आपके पास मेटल के कार्बोनेट्स बने, ऑक्साइड्स बने या सल्फाइड्स बने, इसका मतलब ये है कि आपके पास आयरन फॉर एग्जांपल ये मेटल थी। ओके, और आयरन का ऑक्साइड अगर आपके पास बन जाता है Fe2O3, ये अब आपके पास मेटल नहीं रही, ना ही इसकी रिजिडिटी उस लोहे की जितनी जो हम यूज करने के लिए लेके आते हैं, सरिया लेके आते हैं या कुछ भी उसकी कोई एक चादर लेके आते हैं, उसका डोर लेके आते हैं, इसकी ताकत इस जितनी कभी भी नहीं है और ना ही अब ये मेटल रह चुका है। ओके, ये क्या हो गया, केमिकली कोरोड हो गया, केमिकली इसका डिके हो गया, मेटल से ये मेटल ऑक्साइड में चेंज हो गया। क्लियर हो गया। इसी तरह इसके कार्बोनेट्स हैं, अब इसके हाइड्रो ऑक्साइड्स भी होते हैं लेकिन वो बाद में हम पढ़ते हैं। तो ये जो काम है एयर की मौजूदगी में होता है, बट जस्ट एयर में ये जो कार्बोनेट ऑक्साइड्स या सल्फाइड्स बनते हैं, कुछ मेटल्स के केस में ये होता है कि उसके कार्बोनेट, सल्फाइड्स या ऑक्साइड्स उसी मेटल के ऊपर जो है वो एक कॉम्पैक्ट सी लेयर बना लेते हैं। ठीक है, और वो जो मेटल है जस्ट उसकी शाइनिंग सरफेस जो है वो डल होती है, शाइनिंग सरफेस डल होने के बाद वो एज इट इज जो है उसी की सेम टू सेम जो है एज इट इज रहती है और उसकी मजीद केमिकल डिके रुक जाता है। अब मजीद केमिकल डिके क्यों रुक जाता है, फॉर एग्जांपल ये ऑक्साइड ही बना है आयरन प्लस O2 के साथ, आयरन प्लस O2 के साथ ऑक्सीजन का क्या बन गया, Fe2O3। अब ऑक्सीजन तो मौजूद है इस एयर में, बट ये जो Fe2O3 था इसकी एक कॉम्पैक्ट लेयर आयरन के ऊपर पड़ गई है, कॉम्पैक्ट लेयर आयरन के ऊपर पड़ गई है। अब वही O2 जब दोबारा से इसी को रिएक्ट करना चाहेगी, अब उसे आयरन की बजाय क्या मिलेगा, Fe2O3, और मजीद रिएक्शन नहीं होगा, मींस के नीचे वाली जो आयरन की सतह होगी वो कॉम्पैक्ट एज सच इंटेक्ट रहेगी, उसको कोई चीज नहीं छेड़ पाएगी। क्लियर हो गया। लेकिन दूसरे ही केस में क्या हो सकता है, दूसरे केस में ये हो सकता है कि आपके पास सेम आयरन मेटल है। ठीक है, सेम क्या मेटल मौजूद है, आयरन मेटल मौजूद है। ठीक है, आपके पास ऑक्सीजन भी, एयर भी मौजूद है, O2 भी, लेकिन साथ में वाटर मौजूद था, तो इट मींस दैट कि आपके पास H प्लस OH नेगेटिव ये सारी चीजें मौजूद हैं। ठीक है, H प्लस OH नेगेटिव ये सारी चीजें मौजूद हैं। इसका एंड प्रोडक्ट क्या होता है कि आपके पास आयरन जो है FeOH थ्राइस बनाता है, फेरिक हाइड्रो ऑक्साइड बनाता है, फेरिक हाइड्रो ऑक्साइड बनाता है जिसमें आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +3। क्लियर हो गया। अब चूंकि ये FeOH थ्राइस जो है ये तो बन गया,
आपके पास सेम इसी तरह से ही हुआ। आयरन की सरफेस के ऊपर वाटर और ऑक्सीजन के इफेक्ट से क्या हुआ, FeOH थ्राइस के इस तरह से स्टेन्स बनना शुरू हो गए। लेकिन जो यहाँ पे Fe2O3 जो इसके ऊपर जो है वो इस तरह से चिपक गया था। अब ये जो FeOH थ्राइस है ये तो वाटर सॉल्युबल है, ये क्या है, वाटर सॉल्युबल है। ये जो वाटर सॉल्युबल FeOH थ्राइस है ये क्या करेगा, वाटर में आयोनाइज हो जाएगा Fe+3 की फॉर्म में और 3OH नेगेटिव के फॉर्म में। क्लियर हो गया। तो ये इसकी सरफेस से सारा इस तरह से डिसॉल्व हो जाएगा, मींस के वाटर में उसकी सरफेस के ऊपर ही कॉम्पैक्ट नहीं रहेगा बल्कि वाटर के साथ उससे नीचे उतर जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, आयरन यहाँ से, अब जब भी ये रिएक्शन होगा फिर से आयरन मौजूद होगा नीचे, क्योंकि ऊपर वाली FeOH थ्राइस की लेयर तो उतर गई है। दोबारा से आयरन फिर वाटर के साथ रिएक्ट, फिर FeOH थ्राइस उसी वाटर में डिसॉल्व भी हो जाएगा जो उस एटमॉस्फेयर में मौजूद है, और मजीद वाटर इसी तरह आयरन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट करता रहेगा और आखिरकार आप देखेंगे कि आपका वो जो डोर है जहाँ पे कोरोजन हो रही थी या वो कोई भी टुकड़ा है आयरन का, उसके अंदर सुराख होना शुरू हो गए, या सुराख नहीं भी हो रहे तो उसकी लेयर्स पिपड़ियों की फॉर्म में जो है वो उतरना शुरू हो जाती हैं। These are the two cases of the corrosion। क्लियर हो गया। कोरोजन आपके पास इस तरह से हो सकती है। अब वाटर ना तो सिर्फ इस बनने वाले हाइड्रो ऑक्साइड या ऑक्साइड्स को अपने अंदर डिसॉल्व करता है, बट आल्सो ये क्या करता है, ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस ही है ना कि ये आपके पास आयरन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर्म में था, कन्वर्ट किस में हो गया, Fe+3 में। वाटर अनआयोनाइज्ड इस फॉर्म में था, अब किस फॉर्म में आपको मिल रहा है, H पॉजिटिव फॉर्म में, OH नेगेटिव फॉर्म में। और ये ही इलेक्ट्रॉन्स मिलने की वजह से H जो पॉजिटिव था ये किस फॉर्म में चेंज हो जाता है, हाइड्रोजन गैस में चेंज हो जाता है। तो ये जो सारी चीजें हैं ये आपके पास क्या कहलाती हैं, केमिकल डिके, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। वाटर सिर्फ इनको अपने अंदर डिसॉल्व ही नहीं करता बल्कि इस इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस को क्या करता है, स्पीड अप भी करता है, या आप ये कह सकते हैं कि इसकी स्पीड को इंक्रीज कर देता है। क्लियर हो गया। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को कोरोजन जो है ये डिटेल में समझ आ चुकी होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में डिटेल से डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।